बच्चों, मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से सोशल साइंस में स्टैंडर्ड 9th का आज आपको जो 14 नंबर का चैप्टर है भारत स्थान भूस्तरीय रचना और उसके भूपृष्ठ, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो पृथ्वी पर स्थित अनियमित और ऊर्ध्व आकार वाले भूमि भाग की जो विषमता है उसके कारण इसे हम भूपृष्ठ कहते हैं, जिसमें पठारी प्रदेश हैं, पर्वत प्रदेश है और मैदानी प्रदेशों का जहाँ समावेश किया जाता है। तो हम भूपृष्ठ की विविधता के आधार पर देखेंगे तो भारत में जो ये भूपृष्ठ है उसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, चौथा तटीय मैदान यानी कि समुद्री मैदानी प्रदेश और पांचवा जो है वो द्वीप समूह। तो आइए हम सबसे पहले जानेंगे उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश। तो भारत का ये अत्यंत और महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश बताया गया है, जो उत्तर में पश्चिम पूर्व दिशा में लगभग 24 किमी लंबाई में फैला हुआ है, जिसकी वजह से हम इस हिमालय को पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। उसका जो आकार है वो चाप आकार वाला है और उसकी जो चौड़ाई है वो 240 किमी 220 किमी उसमें बीच बढ़ती हुई घटती हुई दिखाई देती है। और ये कोई एकांकी पर्वत नहीं, अर्थात कह सकते हैं ये कोई एक ही पर्वत नहीं है, इसमें अनेक प्रकार की पर्वत श्रेणियों का समूह बना हुआ है, जो पश्चिम में अफगानिस्तान से पूर्व की तरफ आगे बढ़ते हुए भारत, नेपाल, भूटान में होकर ये म्यांमार तक पहुंचता है। इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये अनेक पर्वत श्रेणी वाला समूह है। उत्तर में उसका विस्तार जो है वो तिब्बत तक फैला हुआ है और वह मध्य एशिया में पामीर की गांठ के नाम से पहचाने जाने वाली एक मुख्य श्रेणी के नाम एक भाग बताई गई है, जहां हम सभी हिमालय पर्वत श्रेणी में से 2 भाग जानेंगे, जिसमें एक दिया है उत्तर का हिमालय प्रदेश और दूसरा पूर्वी हिमालय। तो आइए हम सबसे पहले जानेंगे उत्तर का हिमालय प्रदेश। तो इस प्रदेश में एक दूसरे के जो समांतर हैं, तो इस प्रकार से समांतर 3 गिरिमालाएं बताई गई हैं, जिसमें उत्तरी पर्वतीय श्रेणी में बृहत हिमालय कहलाता है। समग्र हिमालय की यह सबसे ऊंची और पर्वत श्रेणी बताई गई है, जिसमें 40 से अधिक शिखर ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई जो है वो 700 मीटर से भी अधिक बताई गई है। तो इस प्रकार से 40 शिखर बताए गए हैं पर्वत जो 700 मीटर से भी अधिक हैं उसकी ऊंचाई, और जिसमें जो सबसे प्रसिद्ध बताया गया है वो हम जानते ही हैं। सबसे ऊंचाई वाला पर्वत कौन सा है, तो हम लोग कहते हैं माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो वो सबसे प्रसिद्ध बताया गया जिसकी ऊंचाई बताई गई है 8,848। और जो पर्वत है सबसे ऊंचाई वाला माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल से लेकर चीन तक की सीमा पर स्थित बताया गया है और उसे तिब्बत में सागर माथा भी कहते हैं। तो ये आप अंडरलाइन कर लेना कि माउंट एवरेस्ट जो है उसकी ऊंचाई है 8,848 और तिब्बत में वो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बताया गया है अन्य प्रसिद्ध शिखरों में माउंट गॉडविन ऑस्टिन अथवा जिसे हम K2 के नाम से भी जानते हैं, उसकी जो ऊंचाई है वो 8,611 मीटर है और यह जो है वो भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर माना जाता है, सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है भारत का। हिमालय में 3 स्पष्ट पर्वत श्रेणियां हैं जो एक दूसरे के समांतर फैली हुई हैं, जिसमें बेहद हिमालय में जेलाप, ला, नाथुला, शिल्पकी ला वगैरह ऊंचे जो पर्वतीय दर भी हैं। पर्वतीय तीर्थ स्थल माने जाने वाले प्रसिद्ध जो मानसरोवर यानी कि चीन में जो आया हुआ है, ये पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो आइए हम कुछ पर्वत हैं यानी कुछ हिमालय बताए गए हैं ऐसे शिखर जिसकी हम ऊंचाई बारे में जानेंगे। तो सबसे ऊंचा बताया गया है माउंट एवरेस्ट जो 8,848 मीटर ऊंचाई है इसकी। फिर K2 जिसे हम माउंट गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, जो भारत का सबसे ऊंचा शिखर बताया गया है, तो 8,611। फिर कंचनजंगा जो 8,598 मीटर है। फिर मकालू जो 8,481 मीटर, धौलागिरी 8,198 मीटर और अन्नपूर्णा 8,070 मीटर। तो इस प्रकार से यहाँ पे इनकी ऊंचाइयाँ बताई गई हैं। बेहद पर्वत श्रेणी में दक्षिण में स्थित पर्वत श्रेणी में बहुत बड़े विस्तार में फैली हुई है और उसे जो मध्य हिमालय है और जो उसका लघु हिमालय वह हिमालय की पर्वत श्रेणी कहलाती है। तो मध्य हिमालय और लघु अर्थात क्या कहेंगे, बड़ा वाला और उसके मध्य वाला, तो ये दोनों जो इसके हिमालय है वो पर्वत श्रेणी हिमालय श्रेणी अथवा पर्वत श्रेणी कहलाती है। इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 80 से 100 किमी। पीर पंजाल, महाभारत, फिर नाग टिब्बा आदि श्रेणियों में स्थित हैं। मध्यम ऊंचाई वाली इन श्रेणियों में हवाखोरी के जो स्थल हैं जिसे हम गिरी केंद्र कहेंगे, वहाँ डलहौजी, धर्मशाला, शिमला,
मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि विकसित बताए गए हैं इन ऊंचाई वाली जगहों पर। फिर गंगोत्री है, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हेमकुंड सब आदि जो प्रसिद्ध स्थल हैं वो भी यहीं पर बताए गए हैं। फिर कुल्लू यानी कि कांगड़ा कश्मीर के क्षेत्र में अत्यंत रमणीय प्राकृतिक यहाँ पर घाटियाँ बताई गई हैं। 3 पर्वत श्रेणी में अत्यंत दक्षिण में शिवलिंग यानी कि ब्रह्म हिमालय नाम से पहचानी जाने वाली एक श्रेणी है जो अधिकांश विस्तार में भारत में ही है और जिसकी चौड़ाई बताई गई है 10 से 15 किमी और उसकी ऊंचाई लगभग 1000 मीटर है। और इस पर्वतीय श्रेणी में कुछ विशिष्ट घाटियों की रचना की गई है जिस रचना में देखा जाए तो वो कंकड़ पत्थर हैं, मोटी परत वाली जो मिट्टी है उन सब से ढकी हुई घाटियाँ बताई गई हैं। स्थानीय भाषा में उन्हें दून कहते हैं, जैसे कि देहरादून है, पाटली दून है, कोतरी दून है, इन सब भी नामों के पीछे दून लगाया गया इसलिए इन्हें स्थानीय भाषा में हम दून नाम से जानते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा पूर्वी हिमालय। तो हिमालय श्रेणी के पूर्वी भाग में स्थित पर्वत श्रेणी कम ऊंचाई वाली है। उनमें कई श्रेणियाँ पहाड़ी यानी कि हिल्स के रूप में जानी जाती हैं। पूर्वी हिमालय में स्थित ये पहाड़ियाँ जो हैं वो छोटी पर्वत श्रेणी के रूप में फैली हुई हैं, अर्थात ये कह सकते हैं वहाँ पे छोटी छोटी पर्वत हैं इसलिए वो छोटी पर्वत श्रेणियों के नाम में फैली हुई हैं। उसमें पतकोई अरुणाचल में नागालैंड में रुसाई मिजोरम स्थित है। ये पहाड़ियाँ जो हैं वो भारत की पूर्वी सरहद के निकट हैं, यानी कि जहाँ भारत की सरहद है वहाँ से एकदम निकट और पास बताया गया है, जिनका म्यांमार में स्थित अराकान योमा पर्वतीय श्रेणी के साथ है, जिसमें गारो, खासी, जेतिया पहाड़ी या मेघालय में आई हुई हैं। पहाड़ी विस्तार में वर्षा का प्रमाण बहुत अधिक होता है, जिससे यहाँ अत्यंत घने जंगल भी पाए जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर वर्षा अच्छी होगी और फसल भी अच्छी हो सकती है, इसलिए यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्षा का अधिक प्रमाण होने की वजह से वहाँ पर जंगल घने होते हैं। और जंगलों का जो प्रदेश है तो वहाँ जंगलों का प्रदेश होने की वजह से यहाँ पर सड़क मार्ग या रेल मार्ग का विकास नहीं हो सकता, इसलिए कहा गया है कि एकदम कम है। अगला पॉइंट है हमारा उत्तर का विशाल मैदानी प्रदेश। तो उत्तर के विशाल मैदानी अर्थात बहुत बड़ा मैदानी प्रदेश का जो स्थान है वो भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में और दक्षिण पठारी के बीच है। इस मैदान की जो रचना है वो हिमालय से निकलने वाली सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई जो काप मिट्टी है उससे हुआ है। तो इस मैदान में कुछ भाग जो हैं वो 50 मीटर मोटे काप मिट्टी वाली परत से बने हैं। ये मैदानी जो उत्तरी भारत के बहुत बड़े विस्तार में फैला हुआ है, इसलिए उत्तरी भारत का ये विशाल और मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी मैदानी प्रदेश के बारे में आप ये बता सकते हैं कि ये जो विशाल मैदान है वो पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण के पठारी प्रदेश के बीचों बीच में आया हुआ है। और जो यहाँ से मेघालय से जो नदियाँ निकलती हैं, जैसे सतलज है, गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह जो नदियाँ हैं, तो नदियों के साथ क्या होती है, जब नदियाँ बहती है तो उसके साथ जो मिट्टी है वो भी आती है साथ में, तो वही जो काफ वाली मिट्टी है उससे ये बना हुआ है, इस तरह से माना गया है। यह मैदानी प्रदेश लगभग 2400 किमी लंबा है। नदियों द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े मैदानी प्रदेश के रूप में इसकी गणना की जाती है और पूर्वी भाग की अपेक्षा ये पश्चिम भाग में अधिक सकरा बताया गया है। मैदानी प्रदेश हमेशा कैसा बताया जाएगा, यानी मैदान है तो वो समतल होगा, यानी उबड़ खाबड़ वाली या टेढ़ी मेढ़ी जगह नहीं होंगी, तो इसलिए हम ये मैदानी लगभग समतल मानी जाएगी। मैदान समतल माना जाता है जहाँ पर सड़क मार्ग और रेल मार्ग का उपयोग कर सकते हैं। उसके किसी भी भाग की ऊंचाई जो है वो समुद्र की सतह से 180 मीटर से अधिक नहीं है। दिल्ली के पास यह मैदान जो है वो सकरा मैदान बताया गया है। दिल्ली के पश्चिम में सतलुज और जो पूर्व में गंगा का मैदान है, इसलिए इसे दिल्ली को गंगा के मैदान का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि दिल्ली के पश्चिम में, तो पश्चिम में सतलुज और गंगा नदी का मैदान आया हुआ है, इसलिए दिल्ली को यहाँ गंगा के मैदान का प्रवेश द्वार कहेंगे। प्रवेश द्वार यानी जहाँ से वो उसकी शुरुआत होती हो। यह मैदान भारत का सबसे अधिक उपजाऊ मैदान बताया गया है। दिल्ली है, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता जो आदि हैं, ये सभी शहर इसी प्रदेश में स्थित है। और यहाँ जो बताया गया उपजाऊ मैदान बताया गया, यानी यहाँ पर अधिक फसल हो सकती है, इसलिए इसे उपजाऊ कहेंगे। सिंधु और उसकी अन्य सहायक जो नदियाँ हैं, जैसे कि झेलम है, चिनाब है, रावी, ब्यास, सतलज, हिमालय,
क्षेत्र से जो निकलती हैं, तो ये जो नदियां हैं सिंधु घाटी से निकलने वाली, तो सिंधु नदी पश्चिम की तरफ बहकर तेजी से जो मुड़कर दक्षिण की तरफ अरब सागर में अगर वो मिलती हैं, तो सामान्य रूप से ये जो दो नदियों के बीच का जो भूमि है उसे हम दोराब कहेंगे। और ये जो क्वेश्चन में भी आपका आता है कि दोराब किसे कहते हैं, तो आप ये याद रखना कि यहाँ पे बताया गया सिंधु और उसकी अन्य जो नदियाँ हैं जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास वगैरह जो नदियाँ हैं वो हिमालय क्षेत्र से निकलती हैं, और हिमालय क्षेत्र से निकलकर तेजी से बहाव का वो दक्षिण तरफ अरब सागर में मिलती हैं। तो अरब सागर में मिलने की वजह से ये दो रूप की नदियां हैं, जिसकी वजह से हम इसे दोआब कहेंगे। तो इस 5 नदियों द्वारा निर्मित इस मैदान को हम पंजाब कहते हैं। इस मैदान का एक हिस्सा पाकिस्तान में है, तो ये पंजाब भी इस तरह से नाम पड़ा हुआ है कि 5 नदियों से बना हुआ जो मैदान है, इसलिए हम इसे पंजाब कहेंगे। और जो पंजाब का जो एक भाग है यानी एक हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में भी आया हुआ है। भूपृष्ठ की दृष्टि से मैदानी प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। तो भूपृष्ठ की दृष्टि से 4 भाग हैं, तो उसमें पहला बताया गया भाबर, तराई, बारंग और खादर। सिंधु नदी की तिस्टा नदी तक शिवालिक और तहटी में कंकड़ पत्थर है। एक पतली सी पट्टी देखने को मिलेगी यहाँ पर, जो कंकड़ पत्थर की पट्टी नदी के प्रभाव के समांतर फैली हुई है, और यह जो पट्टी है वो 8 से 16 किमी चौड़ी बताई गई है, जिसे हम भाबर कहेंगे। तो भाबर के बारे में यही बताना है कि कंकड़ और पत्थर की एक पतली पट्टी देखने को मिलती है, जो ये नदी के प्रभाव के समांतर फैली हुई है, और ये 8 से 16 किमी चौड़ी है, इसलिए इसे भाबर कहेंगे। भाबर के बाद तराई का जो प्रदेश आता है वो अधिक नमी और दलदल वाला है। तो यह घने वन और विविध जो वन्य प्राणी यहाँ देखने को मिलते हैं। मैदानों के पुरावे काप को बांगर कहेंगे, और काप के लगातार होने वाले जमाव के कारण सोपान आकर जैसा बन जाता है, जो बाढ़ के मैदान से ऊंचा होता है। तो बाढ़ के मैदानों को नया काप खादर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से इस पैराग्राफ में चारों नाम बता दिए गए हैं। अब तीसरा पॉइंट हमारा आएगा प्रायद्वीप का पठारी प्रदेश। तो भारत का सबसे प्राचीन भाग है पठारी प्रदेश बताया गया है। ये जो प्रदेश हैं वो उल्टे त्रिभुज आकार में होते हैं। तो त्रिभुज आकार कैसा होता है? 3 कोने वाला। तो ये त्रिभुज यानी कैसा? उल्टा त्रिभुज बताया गया। उल्टे त्रिभुज के आकार में फैला हुआ होता है पठारी प्रदेश। उसकी जो औसत है वो 600 से 900 मीटर है। इस प्रदेश के उत्तरी भाग का जो ढाल है वो उत्तर पूर्व से और है, जो चंबल, सोन, दामोदर नदियों के प्रभाव द्वारा स्पष्ट होता है। और दक्षिण भारत का जो ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है, यह प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा जो है वो दक्षिण में आया हुआ है, और इसीलिए हम इसे दक्षिण का पठारी प्रदेश कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण का पठारी प्रदेश क्यों कहा गया है? तो दक्षिण भाग का जो ढाल वाला जो दक्षिण पूर्व की ओर है, तो उसका जो बड़ा हिस्सा है वो दक्षिण की तरफ आया हुआ है, इसलिए उसे हम दक्षिण का पठारी प्रदेश कहेंगे। इस पठारी प्रदेश के तीनों ओर समुद्र आया हुआ है, और समुद्र आने की वजह से ही हम इसे प्रायद्वीप प्रदेश कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि पठारी प्रदेश के तीनों ओर समुद्र आया है, और वो समुद्र आने की वजह से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए वह प्रायद्वीप पठारी प्रदेश कहलाता है। प्रायद्वीप पठारी प्रदेश के 2 उपविभाग बताए गए, एक मालवा का पठारी प्रदेश और दूसरा दक्कन का पठारी प्रदेश, जिसमें हम सबसे पहले मालवा के बारे में जानेंगे। तो मालवा का जो पठारी प्रदेश है वो प्रदेश जो है वो उत्तरी पश्चिम भाग में अरावली पर्वत की श्रेणी से स्थित है, और अरावली विश्व के प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में से एक माना गया है, जो बहुत ही मोड़दार पर्वत बताया गया है। माउंट आबू इस पर्वत श्रेणी में स्थित एक गिरी केंद्र है। वह सुंदर और रमणीय है, यानी घूमने लायक है। गुरु शिखर का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 यानी कि 1722 मीटर बताई गई है। इस प्रदेश के दक्षिण में विंध्याचल से निकलने वाली एक चंबल और बेतवा नदी जो है वो उत्तर की ओर से बहकर यमुना नदी में मिलती है, तथा सोन नदी उत्तर की ओर से बहकर गंगा नदी में मिलती है। तो इन नदियों का जो प्रभाव है, उस प्रभाव की जो हम दिशा जान सकते हैं, तो इस पठारी प्रदेश का जो ढाल है वो उत्तर की ओर है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि मध्यवर्ती पठारी पूर्वी भूमि के इस उत्तरी पूर्वी भाग को हम बुंदेलखंड कहेंगे।
इसके अतिरिक्त लूणी और बनास नदी उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और ये जो नदियां हैं वो कच्छ रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है। लुप्त हो जाना यानी ये नदियां वहाँ से निकल के जब कच्छ के रेगिस्तान में आती हैं तो बिल्कुल लुप्त यानी बिल्कुल गायब हो जाती हैं। जबकि साबरमती और महानदी जो है वो खंबात की खाड़ी में मिलती है। तो इन नदियों का जो प्रवाह से जो ख्याल आता है तो वो यह है कि पश्चिम की ओर से मालवा के पठारी प्रदेश का जो ढाल है वो पश्चिम की तरफ आया हुआ है। तो राजमहल की पहाड़ियों तथा सिलोक की पहाड़ी प्रदेश, छोटा नाग का पठारी प्रदेश, यह सब एक ही भाग है। छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश के अंतर्गत रांची के पहाड़ी प्रदेश में इसका समावेश किया जाता है। सेकंड पॉइंट हमारा दक्कन। तो दक्कन का पठारी प्रदेश अर्थात तो मालवा के पठारी प्रदेश के दक्षिण में स्थित सतपुड़ा, महादेव तथा मैकल पहाड़ियों के दक्षिण में दक्कन का पठारी प्रदेश आया हुआ है। पहाड़ी प्रदेश का उत्तरी जो पश्चिम भाग है वो मुख्य रूप से लावा के निरपेक्ष में निर्मित है। पश्चिम की ओर सीमा और पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है, जो अरब सागर के किनारे उत्तर दक्षिण दिशा में व्यापक है। उसके अन्य स्थानीय नाम बताए गए यानी स्थान के हिसाब से उसके नाम बताए गए हैं, जैसे कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में उसे सदराही कहते हैं, तो तमिल में उसे नीलगिरी के नाम से पहचानते हैं। इसी प्रकार से केरल और तमिलनाडु की सीमा पे वो आया है तो उसे अन्नामलाई और कोरनेमम की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। पश्चिम घाट का दक्षिण जो भाग है उसका प्रमाण अधिक ऊंचा बताया गया है। तो यहाँ मतलब बताया गया है कि ये जो अरब किनारे उत्तरी दिशा में व्याप्त है तो स्थान के हिसाब से उसके अलग अलग नाम बताए गए हैं। सामान्यतः देखा जाए तो दक्कन के पठारी प्रदेश की जो ऊंचाई है वो 900 मीटर से 1100 मीटर है। यद्यपि कुछ स्थान पर वह एकाएक अधिक ऊंचाई वाली हो जाती है, यानी कोई कोई ऐसे हैं जो अपने स्थान पर अधिक ऊंचाई वाले देखने को मिलते हैं। तो बहुत कम ऊंचाई वाली अलग अलग पहाड़ियाँ जिनकी ऊंचाई कहीं कहीं पर देखी जाए तो 900 मीटर से अधिक है, तो वे पठारी प्रदेश की सीमा बनाती हैं, जिसे हम पूर्वी घाट कहते हैं। तो पूर्वी घाट अगर आपको पूछा जाए तो आपको ये बताना है कि कुछ स्थान हैं जिस कुछ स्थानों पर एकाएक यानी अधिक ऊंचाई वाली हो जाती हैं, तो बहुत कम जो कम ऊंचाई वाली अलग अलग पहाड़ियाँ हैं तो जिनकी ऊंचाई बताई गई है 900 मीटर से अधिक, तो ऐसे जो पठारी सीमा पे आप बनती है या बनाती है तो उसे हम पूर्वी घाट कहेंगे। इस विस्तार का सामान्य ढाल जो है वो पूर्व तथा पश्चिम पूर्व की ओर है, जिसमें कह सकते हैं हम कि नदियों का जो प्रवाह की जो दिशा है उसके आधार पर भी जाना जा सकता है। नर्मदा तथा तापी, नर्मदा और तापी बताया गया है जो पश्चिम की ओर से बहती है, नर्मदा और तापी नदियाँ। तो ये जो नदियाँ हैं वो छोड़कर दक्कन के पठार के अधिकांश नदियों पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब हम जानेंगे तटीय मैदान। तटीय मैदान अर्थात समुद्री मैदान। तो प्रायद्वीप पठारी प्रदेश कच्छ से उड़ीसा तक मैदानों में सकरी पट्टी से घिरा हुआ है। उसे पश्चिम तथा पूर्वी तथा पश्चिम मैदानी के रूप में बांटा गया है। और ये जो है ये इसका जो फैलाव बताया गया है वो पश्चिम का तटीय मैदान गुजरात से केरल तक का फैला हुआ बताया गया है, जहाँ गुजरात के अलावा ये शकरा मैदान भी बताया गया है। और बहुत ही असमान यानी कि बहुत ही मतलब जो समान ना हो, समतल ना हो, इस प्रकार से उबड़ खुबड़ वाले हैं, जो गोवा से दक्षिण तक इसे मलबार तट कहेंगे हम। पश्चिम तट की जो नदियां हैं वो अपने डेल्टा क्षेत्र में खाड़ी का निर्माण करती है, और ऐसी जो अधिकांश जो ऐसी मतलब अधिकतर ऐसी खाड़ियां हैं जो नदी के पानी के अंतर्गत डूबी हुई घाटियां बताई गई हैं, जो समुद्र तट से उभरने से बनी हुई। यहाँ पर मत्स्य प्रवृत्ति यानी कि मछलियों को पालने वाली जो प्रवृत्ति है उसका विकास अधिक उपयुक्त परिस्थिति में निर्माण करती है, क्योंकि जो समुद्र है, समुद्र मैदान बताया गया तो यानी पानी होगा तो वहाँ पे मत्स्य उद्योग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ मत्स्य जो प्रवृत्ति है उसका विकास की जो परिस्थिति का निर्माण करती है। पश्चिम तट के पर अनेक उत्तम प्राकृतिक बंदरगाह बताए गए हैं, जिसमें से बम्बई और मार्व गोवा का समावेश होता है। दक्षिण में केरल तट पर पचस जल जो है वो देखने को मिलता है, जिससे हम ब्लैक वाटर कहेंगे यानी काला पानी, वो देखने को मिलता है। उसे स्थायी भाषा में कायल कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा यहाँ पे इसका जो अनुपात है वो बहुत ही मतलब अधिक चौड़ा बताया गया है,
जिसमें कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी, महानदी जैसी जो नदियां हैं वो नदियां डेल्टा क्षेत्रों के काप में जो निरपेक्षण है वो उसका अधिक किया हुआ है, जहां उत्तर सरकार तट और दक्षिण में आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु का जो तटीय प्रदेश है वो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अब हम यहाँ जानेंगे, अगला पॉइंट है हमारा द्वीप समूह। तो भारत में कई द्वीप समूह आए हुए हैं, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, जो ये द्वीप हैं ये मुख्य द्वीप समूह बताए गए हैं। जहाँ लक्षद्वीप में अनेक छोटे मोटे यानी छोटे छोटे द्वीप समूह आए हुए हैं, जिसमें अरब सागर में केरल तट से थोड़ी दूर पर ये स्थित द्वीप स्थित बताए गए हैं, जिसका आकार जो है वो घोड़े की नाल जैसा बताया गया है। और इस प्रकार के प्रभाव द्वीपों को हम एटोला कहेंगे। तो ये एटोला का अर्थ ये बताना है कि अरब सागर में जो अरब सागर के केरल के किनारे पर जो थोड़ी दूर पर जो द्वीप समूह है वो घोड़े की नाल जैसे हैं, वो घोड़े की नाल की वजह से उन्हें हम एटोला कहते हैं। अन्य द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार का समावेश होता है। यहाँ द्वीपों की जो संख्या है वो अधिक है और यहाँ भारतीय तट से ये दूर बताए गए हैं। वहाँ जो पर्वत श्रेणियाँ बताई गई हैं तो इसलिए ये भारतीय किनारों से दूर बताए गए हैं। इसमें जो कुछ ज्वालामुखी की प्रक्रिया से भी द्वीप बने हुए हैं, जो क्योंकि ज्वालामुखी पता है, ज्वालामुखी जब फटती है तो ऊपर तक जो जाती है तो वापस नीचे जो गिरता है तो वो शंकु आकार का ढेर बन जाता है। इसलिए कहा गया है कि ये कुछ द्वीप ऐसे हैं जो ज्वालामुखी की प्रक्रिया से बने हैं। ये द्वीप जो है वो 350 किमी के विस्तार में फैले हुए हैं और यहाँ इसकी सुरक्षा की दृष्टि से अतिशय महत्वपूर्ण बताया गया है। तो द्वीप का मतलब होता है क्या है कि यानी पर्वत आसपास पानी बना हो और बीच में नहीं, जैसे पर्वत वाली जगह बन जाती है तो इस प्रकार जो देखने को मिलता है उसे हम द्वीप कहते हैं। इस तरह भारत में भूपृष्ठ की विविधता देखने को मिलती है। तो प्रत्येक भाग की अपनी एक विशिष्ट और लाक्षणिकता है, जिसमें सभी विभाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। देश की जो समुद्री समृद्धि है उनमें इन सबका विशेष योगदान बताया गया है, जहाँ पर वन संसाधन के लिए उपयोगी भी बताए गए हैं। और उत्तर में जो उपजाऊ और कांप वाले जो मैदान हैं, तो उपजाऊ मैदान है इसलिए वो अनाज के भंडार के नाम से जाने जाएंगे, यानी कि उपजाऊ हैं तो वहाँ अच्छी फसल हो सकती है, इसलिए अनाज का भंडार कहा जा सकता है। फिर दक्षिण भारत का जो पठारी प्रदेश है वो विविध खनिज के संसाधन से समृद्ध है, यानी यहाँ पे कई प्रकार के खनिज संसाधन मिलते हैं, जिससे देश के औद्योगिक विकास को हमें गति भी मिलती है। तो इस प्रकार से उत्तर का पर्वतीय प्रदेश विपुल जल राशि वाला नदियों का उद्गम स्थान है, जहाँ साथ साथ वन संसाधन की विविधता को भी ये मशहूर करता है। अब हम जानेंगे चट्टान के बारे में। तो एक या उससे अधिक जो खनिज से बनी संगठित और ठोस पदार्थ को हम चट्टान कहते हैं। तो चट्टान अर्थात बताना है एक या उससे अधिक जो खनिजों से बनी हो, तो उसे हम उस जो ठोस पदार्थ होते हैं उसे हम चट्टान कहेंगे। चट्टानें कठोर और मृदु भी हो सकती हैं, छिद्रालु और अछिद्रालु तथा वजन से भारी और हल्की होती है। विविध प्रक्रिया के कारण भिन्न भिन्न प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखेंगे तो चट्टान के 3 प्रकार बताए गए हैं: आग्नेय चट्टान, परतदार चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो यहाँ हम जानेंगे जिसमें आग्नेय के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आग्नेय यानी आंतरिक और बाह्य यानी ज्वालामुखी बताई गई है। तो आंतरिक में अतस्ट और मध्यश आएगा और बाह्य में ज्वालामुखी बताया जा रहा है। यहाँ परतदार में चट्टान पदार्थ निर्मित है, रासायनिक पदार्थ निर्मित और जैविक पदार्थ निर्मित है, जिसमें हम चट्टान पदार्थ के अंदर रेती, मिट्टी और गोलाश्म मिलेगा और जैविक पदार्थ में चूना और कार्बन युक्त बताया गया है। रूपांतरित में स्थानीय रूपांतरित और प्रादेशिक रूपांतरित। तो इस प्रकार से हम इन तीनों चट्टान के प्रकार के बारे में जानेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे आग्नेय के बारे में। तो आग्नेय चट्टान जो है, तो इन चट्टानों के निर्माण में भूगर्भ यानी भूमि के अंदर रहने वाली जो प्रचंड गर्मी है वो उसकी जिम्मेदार बताई गई है, इसलिए इसमें आंतरिक बताया गया था। तो भूगर्भ में गर्मी के इस प्रचंड प्रमाण के कारण हम इसे भूगर्भ हमेशा दहकता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ जो स्थित सभी पदार्थ हैं वो पदार्थ जो हैं वो अर्ध द्रव स्थिति में होते हैं और उन पदार्थों को हम मैग्मा कहते हैं। तो यदि मैग्मा अगर ठंडा हो जाए तो वो ठंडा होकर चट्टान का रूप धारण कर लेता है। तो ये जो चट्टान है ये गर्मी के प्रभाव से निर्मित होती है और इसलिए हम इसे आग्नेय या अग्निकृत चट्टान कहते हैं। अग्निकृत यानी अग्नि कैसी बताएगी, हमेशा गर्म होती है,
तो इसी प्रकार से यहाँ यही बताया गया है कि चट्टानिया के भूगर्भ में यानी कि जमीन के अंदर वाले जो भाग की जो प्रचंड गर्मी है वो गर्मी इस चट्टान की जिम्मेदार होती है। जो यहाँ पे बताया गया है कि जो भूगर्भ के अंदर जो धड़कता रहता है तो उन पदार्थों का मैग्मा कहेंगे, तो जो मैग्मा है वो मैग्मा अगर ठंडा हो जाता है तो वो चट्टान का रूप धारण कर लेता है। भारत में राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, दक्षिणी प्रायद्वीप में कई स्थान पर ऐसी चट्टानों का निर्माण हुआ है जहाँ पर आग्नेय चट्टान सबसे अधिक और कठोर बनती है, जिसमें गैगनाइट अंतर्राष्ट्रीय प्रकार की चट्टानों का प्रसिद्ध दृष्टांत है। बेसाल्ट भी इसी प्रकार की चट्टान बताई गई, यानी कि ये लोग इसी चट्टान में से निकले हुए हैं। फिर है परतदार चट्टान। तो परतदार चट्टान अर्थात पानी और अन्य बलों के संयुक्त प्रभाव से जो आग्नेय चट्टानें टूटती हैं, तो चट्टानों के जो टुकड़े हैं जब जल द्वारा निरपेक्ष होते हैं तो उसकी परत बनती है। तो इस तरह से देखा जाए तो चट्टान के जो टुकड़े हैं या चट्टान का जो बोझ है वो विविध स्तर पर निरपेक्षित होता है। जो सर्वप्रथम निर्मित और सबसे नीचे की जो परत है उसकी ऊपर की ऊपरी परत बनती है। तो वो जो वजन के कारण जो दबाव पड़ता है तो आने वाले युग में उसे परतदार चट्टान तैयार करती है, इसलिए ऐसी चट्टानों को हम परतदार या जलकृत चट्टान कहेंगे। तो पहला अग्नि के बारे में हमने जान ही लिया, तो इसी प्रकार से ये बताना है कि जो अग्नि वाली जो चट्टानें हैं तो वो जो चट्टानों के जो टुकड़े वगैरह होते हैं तो उन ये कहना है आपको कि पानी और अन्य बल की वजह से जो संयुक्त प्रभाव से जो अग्नि वाली जो चट्टान है वो चट्टान टूटती है। तो जब वो चट्टान टूटेगी तो उसके जो टुकड़े हैं वो टुकड़े से उसकी परत बनती है, तो इस परत को हम परतदार कहेंगे। जिसमें देखा जाए तो चूना पत्थर है, कोयला है, ये सारे इसके श्रेष्ठ उदाहरण है। ये इसमें से प्राप्त होते हैं हमें। जो बिहार और झारखंड जो वगैरह राज्यों में से हमें कोयला और जिप्सम जैसे खनिज प्राप्त होते हैं। फिर दिया गया है रूपांतरित चट्टान। तो कुछ विशिष्ट परिस्थिति के मूल चट्टानों का जो स्वरूप है, अर्थात ये कह सकते हैं कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के मूल जो स्वरूप हैं या चट्टानें या उसके गुण जो हैं, तो वो गुण धर्म जो रूपांतरित हो जाते हैं यानी एक दूसरे में रूपांतरित होते हैं, तो वास्तव में उच्च तापमान और चट्टानों के स्तर का अधिक दबाव जो है वो इन दोनों परिबल में संयुक्त प्रभाव से पड़ता है। जैसे कि कह सकते हैं कारण है कि आग्नेय और परतदार चट्टानें एक दूसरे का नया स्वरूप धारण करती हैं। तो ये जो स्वरूप धारण करती है तो ये जो नवनिर्मित यानी कि नया जो निर्मित करने वाली जो चट्टान है इसे हम रूपांतरित चट्टान कहेंगे। जो राजस्थान के संगमरमर और क्वार्टरजाइट जो हैं ये इसके मुख्य उदाहरण बताए गए हैं, जिसमें हम सबसे पहले अब जानेंगे खनिज के बारे में। खनिज जो है वो प्राकृतिक, कार्बनिक या अकार्बनिक प्रक्रिया से तैयार होने वाली कुछ निश्चित और रासायनिक संरचना के पदार्थ हैं जिसे हम खनिज नाम से जानते हैं। खनिज पृथ्वी की सतह का गर्भ में ठोस या द्रव्य गैस रूप में मिलते हैं, यानी कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह में यह गर्भ यानी पृथ्वी के गर्भ से यानी जमीन के अंदर से कुछ ठोस हैं, कुछ द्रव्य और कुछ गैसीय जो स्वरूप मिलते हैं उन्हें हम खनिज कहेंगे। जैसे कि खनिज पृथ्वी की सतह से भूस्तरीय रचना पर आधारित है। लोहा है, तांबा है, सोना, चांदी, ये जो खनिज हैं ये खनिज हमें अग्नि चट्टान से मिलती है। और कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक जो है वो गैस आधारित जो हैं खनिज हैं वो हमें परतदार चट्टान से मिलती हैं। इसके अलावा स्लेट, संगमरमर, हीरा वगैरह है जो हमें रूपांतरित चट्टान से मिलता है। तो इस प्रकार से ये खनिज के बारे में जानेंगे। अब खनिज का वर्गीकरण किया गया है। तो हमारे जो दैनिक व्यवहार है यानी रेगुलर व्यवहार में जो व्यवहार हम करते हैं उसमें लगभग 200 खनिज का उपयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम करते हैं, जिसका हम वर्गीकरण संभव नहीं है, पर यहाँ पे कुछ वर्गीकरण बताए गए हैं जो सामान्य हैं, जिसमें धातुमय खनिज हैं, जो कीमती धातुमय खनिज जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। फिर हल्की धातुमय है जो मैग्नीशियम, बॉक्साइट, टिटानियम। फिर सामान्य उपयोगी खनिज हैं जैसे कि लोहा, तांबा, सीसा, एल्यूमिनियम, कलई, निकल। और मिश्र धातु हैं क्रोमियम, मैग्नीज, टंगस्टन और वैनेडियम। तो इस प्रकार से यहाँ पे धातुमय खनिज का वर्गीकरण किया गया है। अधातुमय जो खनिज है उसमें चूना, पत्थर, चौक है, फिर एस्बेस्टास, अब्रक, फ्लोरस्पार, जिप्सम यानी कि जिसे सेल खड़ी कहते हैं, फिर सल्फर, हीरा, ये सब अधातुमय खनिज हैं। तीसरा पॉइंट दिया है यहाँ संचार शक्ति हेतु खनिज,
जिसमें कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम, थोरियम आदि हैं। तो जिस प्रकार से हमने यहाँ पे इसका वर्गीकरण किया है, उसी प्रकार से यहाँ हम मुख्य खनिज और उनके जो क्षेत्रीय वितरण है, यानी कि कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, उस बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ देखें तो पहला दिया है खनिज में लोहा। तो लोहा जो है वो झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, मध्य, इन राज्यों में पाया जाता है। जिसमें से मैग्नीज जो है वो कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गोवा में पाया जाता है। तांबा गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल राज्यों में देखने को मिलता है। बॉक्साइट जो है वो ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड और गुजरात में पाया जाता है। सीसा राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, मेघालय, सिक्किम, गुजरात में पाया जाता है। अभ्रक जो है वो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार और झारखंड में देखने को मिलेगा। चूना पत्थर जो है वो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में पाया जाता है। अब हम देखेंगे मिट्टी और उसका वितरण। तो विद्यार्थियों, आप सभी जानते ही हैं कि जो मिट्टी है वो कृषि के लिए एक मूलभूत साधन बताई गई है। तो मूलभूत साधन क्यों है? क्योंकि कृषि यानी कि खेती के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ती है। तो कैसी मिट्टी? उपजाऊ वाली मिट्टी। तो इस तरह से हम जान सकते हैं उपजाऊ वाली मिट्टी भी है, कई प्रकार की कंकड़ी मिट्टी भी होती हैं जिसमें कई प्रकार की फसलें होती हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखा जाए तो हम यहाँ मिट्टी का वितरण करेंगे। कृषि कार्य के उपरांत ये मिट्टी जो है अत्यंत महत्वपूर्ण बताई गई है। जमीन पृथ्वी की सतह पर स्थित जैविक और अजैविक द्रव्यों से निर्मित एक पतला स्तर बताया गया है, यानी पतली परत होती है जिस पर किसी सेब का उसके पतले छिलके के साथ संबंध होता है। तो उसी तरह से पृथ्वी की जो सतह है उसके साथ उसके मिट्टी का संबंध बताया गया है। तो पृथ्वी की पपरी के जो ऊपरी पतले स्तर उसे हम मिट्टी कहेंगे। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया है कि जो सेब है, सेब का जो छिक्कल होता है तो उससे उसका संबंध बताया गया है। तो इसी तरह से पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है, यानी कि जो उसकी जो सतह है उसका मिट्टी से संबंध होता है। तो जो मिट्टी है यानी वो पृथ्वी की जो पपरी ऊपरी की जो परत होती है ऊपर ऊपर की, वो मिट्टी कहलाती है। मिट्टी का निर्माण किस प्रकार हुआ वो देखेंगे। तो मिट्टी निर्माण में पता है मिट्टी जो चट्टान के विखंडीय जन्मी बताई गई है, जहाँ चट्टानों के सतह वाले भागों पर जैसे ताप है, बरसात है, हिम, हवा, वनस्पति, जीव जंतु आदि परिबल से विखंडित होने से चट्टानों का चूर्ण बनता है। यानी चूर्ण यानी बिल्कुल पतला जो होता है वो इस प्रकार से एकदम चूर्ण बनता है, जिसे हम भूमि आवरण बनता है। और इस भूमि आवरण में चट्टान के जो छोटे बड़े टुकड़े होते हैं, कंकड़ रज होते हैं छोटे छोटे, वो मिलते हैं जिसे हम रेगोलिथ कहेंगे, जिसमें केवल खनिज द्रव्य होते हैं। उसके पश्चात देखा जाए तो जैविक जो द्रव्य है, हवा है, पानी है, ये भी इसमें मिलते हैं, अतः उसे मिट्टी बनती है। तो इस प्रकार मिट्टी का निर्माण किया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो दीर्घकालीन है, यानी लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया बताई गई है। भारत में मिट्टी के प्रकार बताए गए हैं। काप मिट्टी, काली मिट्टी जिसे हम रेगड़ मिट्टी कहेंगे, फिर लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय प्रदेश और मरुस्थलीय मिट्टी। तो इस प्रकार से यहाँ पे मिट्टी के प्रकार बताए गए हैं, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे काप मिट्टी के बारे में। तो काप मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसके दो प्रकार बताए गए, एक खादर और एक बांगर। तो नदियों के जो निरपेक्षण के कारण तैयार हुई जो नई मिट्टी है उसे हम खादर कहते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि नदियों की वजह से जो होने वाली जो नई काप मिट्टी होती है, नई वाली जो काप मिट्टी, उसे हम खादर कहेंगे। बाढ़ के मैदान से जो निर्मित यह मिट्टी नदियों के पास के क्षेत्रों में जल ऊंचाई के कारण नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस प्रकार की जो मिट्टी होती है वो बागर मिट्टी कहलाएगी। यानी ये कह सकते हैं कि पुरानी जो मिट्टी होती है, तो पुरानी जो मिट्टी है वो ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यानी ये कह सकते हैं बाढ़ के मैदान, यानी ऐसे मैदान हैं जो बाढ़ आने की वजह से यहाँ पे जो निर्मित मिट्टी होती है तो वो नदियों के पास के क्षेत्रों में क्या होती है, पाई जाती है। तो यहाँ ऐसे अनुपात में जो रेतीली होती है पुरानी काप मिट्टी उन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो जहाँ नदियों के बाढ़ का जल ऊंचाई के कारण नहीं पहुँच पाता है। तो ऊंचाई के कारण ना पहुँचने की वजह से इस प्रकार की जो मिट्टी जमा होती है उसे हम बागर कहेंगे। तो ये चिकनी और गहरे रंग की होती है। काप मिट्टी देश के बहुत बड़े क्षेत्र में पाई जाती है।
इस मिट्टी का जो उर्वर शक्ति है वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से देखने को मिलती है। ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी बताई जाती है, जिसमें पंजाब है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में इस प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। फिर है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में पाई जाती है। ये जो मिट्टी है वो प्रायद्वीप पठारी प्रदेश की भेंट बताई गई है। तो प्रायद्वीप यानी अभी बताया था कि पठारी प्रदेश यानी जो त्रिभुज का उल्टा प्रकार होता है, और ये जो तीनों भाग किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा होता है, जिसे हम प्रायद्वीप पठारी प्रदेश कहते हैं। तो इसकी तो पानी से घिरा हुआ है, उसकी वजह से यहाँ पे काली मिट्टी प्राप्त होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रायद्वीप की एक भेंट बताई गई है काली मिट्टी। यह मिट्टी एकदम चिकनी और नमी संचित वाली बताई जाती है। तो नमी संचित इसीलिए है क्योंकि प्रायद्वीप पठारी प्रदेश की भेंट बताई गई है। तो ये जो पठारी प्रदेश है वो तीनों ओर से पानी से भरा हुआ है, जिसकी वजह से ये मिट्टी कैसी होगी, नमी संचित वाली होगी। यह लंबे समय तक नमी धारण करने की क्षमता रखती है। यह जो मिट्टी है वो रूपांतरित चट्टानों के द्वारा तैयार होती है। और ये काली मिट्टी बताएगी, ये फसल में सबसे ज़्यादा कपास के लिए बहुत ज़्यादा अनुकूलन बताई जाती है, बहुत अच्छी मिट्टी बताई जाती है कपास के लिए। कपास की काली मिट्टी के नाम से ही जानी जाती है। और यह जो मिट्टी है इसे हम रेगड़ मिट्टी के नाम से भी पहचानी जाती है। फिर है लाल मिट्टी। तो जो आग्नेय और रूपांतरित चट्टान वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ से ये लाल मिट्टी देखने को मिलेगी, यानी लाल मिट्टी वहाँ से आई हुई है, जहाँ लोहा तत्व और अन्य जैविक तत्व के कारण इस जमीन का जो रंग है वो लाल कलर का दिखाई देता है। तो लोहा तत्व की वजह से और जैविक तत्वों की वजह से इस जमीन का रंग लाल बताया गया है। यह जो जमीन है वो छिद्रालु और उपजाऊ होती है। तो छिद्रालु यानी छेद वाली बताई गई है, इस प्रकार की ये उपजाऊ जमीन बताई गई है, जो गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के भागों में ये लाल मिट्टी देखने को मिलती है। फिर देखेंगे लेटेराइट मिट्टी। तो जो लेटेराइट मिट्टी है वो अधिक वर्षा के कारण जो तीव्र कटाव होता है, उस कटाव के कारण जो स्वरूप बदलता है, उस स्वरूप की जो ये लेटेराइट मिट्टी बनती है। अधिकतर देखा जाए तो अधिक वर्षा होने के कारण से जमीन का जो ऊपरी भाग होता है, यानी जो ऊपरी स्तर होता है, उसे पोषण तत्व में घुलकर वो निचले स्तर में उतरता है। तो इस निचले स्तर में उतरने की वजह से वहाँ जो जैविक द्रव्यों का जो प्रमाण है वो कम होने से यह मिट्टी की उर्वर जो शक्ति है, यानी उपजाऊ वाली जो शक्ति है वो कम हो जाती है। यह लाल रेती के पत्थर में लोहा, एल्यूमिनियम के तत्व मिले होते हैं। इन पत्थरों के कटाव से यह मिट्टी लाल रंग की हो जाती है। ऐसी मिट्टी जो है वो दक्कन के पठारी प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कई भागों में देखने को मिलती है। फिर हम जानेंगे पर्वतीय मिट्टी। तो जंगल के कारण जैविक द्रव्यों का जो प्रमाण है वो अधिक होता है, जबकि अलग अलग स्थलों पर इनकी अलग अलग प्रकार से इनकी भिन्नता भी देखने को मिलती है। शैवालिक पर्वत श्रेणी पर यह मिट्टी जो है वो कम उर्वरक है या अपिपर्वक लगती है। और ये जो मिट्टी है वो रेतीली, छिद्रालु और जैविक द्रव्यों की कमी वाली मिट्टी बताई गई है। ऐसी मिट्टी जो है वो देश के पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में होती है, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र कौन से बताए जाएंगे, तो मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है। ये सारे जो पर्वतीय क्षेत्र बताए गए, यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र वाली मिट्टी देखने को मिलेगी। फिर है मरुस्थलीय मिट्टी। तो यह मिट्टी सूक्ष्म और अर्धसूक्ष्म क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत में देखा जाए तो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब, हरियाणा, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रों में ये मिट्टी देखने को मिलेगी। इसमें ये जो मिट्टी होती है इसमें जो क्षार जो होते हैं, क्षार के कण, यानी जैसे कि रेतीली मिट्टी होती है, रेती कहते हैं, तो रेती में कैसे क्षार निकलता है, तो उस प्रकार से इसमें क्षार कण की अधिकता और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। सिंचाई की सुविधा में इस मिट्टी में खेती करना संभव हो सकती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ जलवायु और भूपृष्ठ की विविधता के कारण देश की मिट्टी की कई विविधता पाई जाती है। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर पूरा हुआ। यहाँ स्वाध्याय दिए गई हैं, तो यहाँ स्वाध्याय के जो क्वेश्चन हैं वो आपको आपकी नोट में हल करने हैं। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियोस जो आपको हैं समयानुसार मिलते रहें। थैंक यू।